तो आज के सेशंस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ टॉपिक को समझने वाले हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो बोर्ड में अगर अब देखा जाए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी आ सकता है और ओम्स लॉ के ऊपर में जो ये ग्राफ है इसके भी बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और ओम्स लॉ के ऊपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आराम आराम से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो ओम्स ने एक स्टेटमेंट बताया, क्या बताया? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, जो कीवर्ड है उसको ध्यान से सुनते चलना है, समझते चलना है, नहीं समझ में पूछ लेना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end। तो कहा कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उस पे लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे एक वर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? तो मैथ्स में दो तरीके के क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, तो इस तरीके के दो क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी जब बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, आपको एक बंदे ने बताया कि एक बनाना का जो दाम है या कॉस्ट है ये क्या है, 2 रुपीज है। तो 2 बनाना के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बनाना इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा रुपीज भी, अमाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो नंबर ऑफ बनाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट। एज यू इंक्रीज द अमाउंट यू विल गेट द मोर बनाना। ठीक है, समझ में आए? अब दूसरी एक क्वांटिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये दोनों क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे नंबर ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, वर्कर बढ़ाओगे तो वर्क का नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्कर घटाओगे नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों क्वांटिटी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो फिजिक्स में या मैथ्स में दो तरीके के क्वांटिटीज हो सकते हैं। अगर दो क्वांटिटी है तो अगर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो या तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे ओम्स ने ये बताया कि फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, या जितना ज्यादा करंट उसमें फ्लो कर रहा है इसका मतलब है उतना ही आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। बट ये रिलेशन कब होल्ड करेगा? जब क्या हो, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो। जनरली जब भी आप ऑब्जर्वेशंस लेंगे किसी भी कंडक्टर में, मान लो इसको कैसे समझा होगा ओम्स ने, पहली बात जरा समझते हैं। उसने एक्टिविटी की होगी, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ना कि स्टेटमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो पहले ऑब्जर्व किया होगा इस तरीके से। तो एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी बुक में, वहां पे क्या है कि एक सर्किट हमने डिजाइन किया। सर्किट कैसा डिजाइन किया? तो इस तरीके का सर्किट हमने डिजाइन किया। यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर भी लगाया। ठीक, अब क्या किया, पहले हमने 1.5 वोल्ट का क्या लगाया, बैटरी लगाया। ठीक है, कितना लगाया, सेल लगाया, पहले एक ही सेल है। सो 1.5 वोल्ट की जब हमने सेल लगाई तो हमने देखा कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। कहा कि ठीक है। ठीक है, फिर हमने नंबर ऑफ सेल बढ़ा दिए, कहा कि इस सेल को हटाया और यहाँ पे एक और सेल लगा दी, या इन सेल को लगे रहने दो, यहाँ पे एक और सेल लगा दी। तो यहाँ पे अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं? तो कहा कि 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर देखा कि इस 3 वोल्ट के कारण हमारा जो ये है इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर लेते हैं, इसको 1 पॉइंट पे हम लोग ले लेते हैं, 3 एम्पियर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जब 3 वोल्ट लगाया तो 6 एम्पियर आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक और सेल बढ़ा दिया इसमें। तो एक सेल और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5। तो 4.5 पे हमने क्या देखा कि 9 एम्पियर करंट। तो हमने देखा, ये पाया कि जिस तरीके से जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी क्या बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट
एट कांस्टेंट, क्योंकि जब हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के ड्यूरेशंस में मान लो कि हाफ एन आवर लगा, तो क्या टेम्परेचर वैरी करेगा? क्या सवेरे और शाम का टेम्परेचर वैरी कर सकता है, बट जिस ड्यूरेशंस में इस आधे घंटे में कितना टेम्परेचर वैरी कर जाएगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये वैरी करता है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है, तो फिर ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएगा? सही नहीं आ पाएगा। तो जब भी आपको ऑब्जर्वेशंस लेना है इस तरीके का, तो आपको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन पाया, इसी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे इसने बोला कि अगर V अपॉन आई का हम लोग रेशियो लें, तो V अपॉन आई का हमेशा रेशियो कांस्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल सबसे पहले हमने कितना लगाया? 1.5। करंट कितना है? 3 एम्पियर। कितना आ गया? 1/2। फिर V अपॉन आई दूसरा सिचुएशंस में, ये पहला हमारा केस है। फिर दूसरे केस में क्या हुआ? फिर से V अपॉन आई निकाला, तो V हमारा दूसरे केस में क्या है? 3 है। फिर ये 6 है। कितना आ गया? फिर से 1/2 आ गया। सो हम लोग देख रहे हैं कि V अपॉन आई का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट है। सो ये कांस्टेंट वैल्यू को ही हम ओम्स ने बताया कि ये वायर का रेसिस्टेंस होगा। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बेसिकली ये क्या है? रेसिस्टेंस के इक्वल है, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वायर पे डिपेंड कर रहा है। वायर चूंकि हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इस कारण से ये 1/2 है। तो कहा कि V इज इक्वल टू आई। इसी ओम्स लॉ से हमें क्या पता चला? V और I में रिलेशन पता चला। क्या पता चला? V इज इक्वल टू आई। यहाँ पे R क्या है? तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। R क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बट इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया? रेसिस्टेंस। ओम्स ने बताया कि ये हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ये हर एक कंडक्टर में पाया जाता है। और ये क्या करता है? कहा कि रेसिस्टेंस को अब जरा डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो कहा कि रेसिस्टेंस चार्ज के फ्लो को ब्लॉक करता है, रोकता है, रोकने का ट्राई करता है। सो रेसिस्टेंस बेसिकली प्रोवाइड द अपोजिशंस इन द फ्लो ऑफ द चार्ज। चार्ज के फ्लो में यह क्या करता है? अपोजिशन प्रोवाइड करता है। और ये हर एक कंडक्टर में है, जितना भी अच्छा कंडक्टर ले लो उसमें भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा ही, ठीक है। सो V और I में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो V और I का ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर आएगा। क्यों लीनियर आया? तो इसी डेटा को जरा हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे V प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे I प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने 1.5 वोल्ट की क्या लगाई? बैटरी लगाई, सेल लगाया, सॉरी। कितना करंट फ्लो कर रहा था? तो 3 एम्पियर कर रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया? 3 वोल्ट का लगाया, तो कितना कर रहा था? 6, ठीक है। फिर हमने कितना लगाया? 4.5, फिर कितना हो गया था? 9। इन सारे पॉइंट को जब आप प्लॉट करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा। तो वी आई ग्राफ आपको ऐसा मिलने वाला है। क्यों मिल रहा है? सिंस हियर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे आर क्या है? हमारा रेसिस्टेंस है।